नमस्कार। आप लोगों का आर न्यूज भारत में स्वागत है। आप लोगों ने एक चर्चित फेमस एक मुहावरा सुना होगा, चिराग तले अंधेरा। आखिर हम लोग आज चिराग तले अंधेरा का बात क्यों कर रहे हैं? तो दरअसल ये मामला झारखंड से जुड़ा है। अब सबसे पहले जानते हैं कि हमने झारखंड के लिए चिराग तले अंधेरा का उपयोग, मुहावरा का उपयोग क्यों किया। मालूम हो कि झारखंड कोयला उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन कमाई के मामले में नंबर 1 पे आता है, क्योंकि भारत का सबसे बेहतरीन कोयला, सबसे अच्छा कोयला झारखंड में ही पाया है। झारखंड में कोयला के साथ साथ और अनेकों खनिज संपदा है, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड गरीब है। दीपक जलते रहा ऊपर, पूरे भारत में रोशनी आते रहा, लेकिन झारखंड में जैसे दीपक के नीचे अंधेरा होता है, उस तरह अंधेरा आज तक छाए रहा। आखिर उनके पीछे का रीजन क्या है, उनके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले आज हम लोग इस चीज को जाने। तो हम बात करते हैं, जब बिहार झारखंड हुआ करता था, जब संयुक्त बिहार में झारखंड आता था, मतलब झारखंड अलग होने से पहले का, तो उस दौरान जब 1947 में भारत आजाद होता है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी दौरान 1953 में एक कानून लाया जाता है। आखिर वो कानून क्या है? उस कानून ने झारखंड को कितना नुकसान पहुंचाया, जिसका दंश आज भी झारखंड वासी झेल रहे हैं। आखिर उस कानून का क्या मारा है जो झारखंड वासी अब भी झेलने को मजबूर है? हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने सुना है कि बिहार में बहुत ऐसे ज्ञानी पैदा हुए जिन्होंने, हम गौतम बुद्ध का भी बात कर ले, वहां से उन्होंने पूरे विश्व को जगाया, लेकिन हम लोग या तो उस जमाने के जो लोग थे वो लोग कहां सोए थे। तो 1953 में एक नीति आता है, माल भाड़ा समीकरण नीति। अब ये जानते हैं कि माल भाड़ा समीकरण नीति था क्या, जो 1953 में आता है। जब हमने क्या बताया, 1953 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये कानून, ये नीति 1993 तक चलते रहता है। 1993 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, तो उन्होंने इस नीति को खत्म कर दिया। आखिर इस नीति झारखंड को कैसे कमजोर बनाया, कैसे झारखंड डूबता रहा? तो माल भाड़ा समीकरण नीति नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये समीकरण मतलब इक्वल का बात होता है। तो ये कानून जो उस समय लाया गया, ये कानून उस समय इसलिए लाया गया था कि पूरे भारत में एक साथ विकास हो। उस समय जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति, उन्होंने सोचा कि पूरे भारत में एक साथ विकास करेंगे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं पड़ा जहां पे खनिज संपदा है, जिस राज्य में खनिज संपदा का उत्पादन होगा, वहां पे क्या नुकसान हो। उन्होंने पॉजिटिव तो भारत के लिए सोच लिया, लेकिन नेगेटिव फैक्ट उन राज्यों के लिए नहीं सोचा जहां पे उत्पादन है। इस नीति के अंतर्गत था कि पूरे भारत में आप कहीं भी खनिज संपदा को ले जाएंगे, सरकार उसके ऊपर आपको छूट देगी, उसके ऊपर आपको सब्सिडी देगी। किस पे? तो माल ढुलाई पे, मतलब भाड़ा। थोड़ा अगर सोच करके देखिए, जो सेब कश्मीर में उत्पादन होता है, कश्मीर से वो अगर सेब झारखंड आते आते वो अगर साउथ की ओर जाता है, तो क्या जो रेट सेब का कश्मीर में था, वही यहाँ भी झारखंड में मिलेगा? वही क्या साउथ में भी मिलेगा? दूसरा उदाहरण लेते हैं, जो काजू केरल में उत्पादन होता है, उत्पादक राज्य है, वहां जो काजू जिस दर में उपलब्ध है, क्या वो काजू आज झारखंड में उसी रेट में उपलब्ध है? क्या वही अगर कश्मीर काजू जाता तो क्या उसी रेट में उपलब्ध रहेगा? उसी तरह आप लीजिए एक उदाहरण महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कपास की खेती होती है। कपास जिस रेट में महाराष्ट्र में मिलेगा, उस रेट में क्या हमें झारखंड में मिलेगा? नहीं मिलेगा। स्वाभाविक से सबको यही जवाब देंगे, नहीं मिलेगा। अब इसी से आप समझिए कि अगर
कोयला उत्पादन राज्य मुख्यतः झारखंड, बिहार से अलग होने की बात आप ले लीजिए उदाहरण। दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा असम, छत्तीसगढ़ जैसे अनेकों राज्य हैं जहां पे कोयला का और खनिज का उत्पादन होता है। अगर भाड़ा पे सब्सिडी मिलता है तो जो कंपनियां जो कोयला से रिलेटेड जो भी उद्योग आएंगे उन्हें हीट के लिए किसका उपयोग, कोयला का उपयोग करेंगे। तो हीट के लिए अगर वो कंपनी कोयला का उपयोग करेगी तो वो अगर ये नीति नहीं रहता तो वो फैक्ट्री कहाँ झारखंड में, असम में, छत्तीसगढ़ में आकर के लगता, बंगाल में आकर के लगता। लेकिन यहाँ पे नीति के अनुसार कहीं भी आप पूरे भारत में कोयला खनिज ले जाइए, आपको कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें सारे जो कंपनियां थी वो किधर से चली गई, समुद्र तट की ओर चली गई, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, जो भी तटीय व्यापार से रिलेटेड थे वो दूर चले गए। और 1993 में पुनः कांग्रेस की ही सरकार थी, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। उन्होंने पुनः इसे रद्द कर दिया। और सबसे बड़ी मजेदार वाली बात यह है कि कुकिंग कोल का बात करते हैं तो जितना भारत में कुकिंग कोल का उत्पादन होता है उसमें 99% उत्पादन झारखंड करती है। 99% कोयला का उत्पादन जो है कुकिंग कोल का उत्पादन झारखंड है और 1% छोड़ करके और जो दूसरे राज्य में है सारे लोगों में नॉन कुकिंग कोल का उत्पादन होता है। अब नॉन कुकिंग कोल में 100% में 60% का उत्पादन पीसीसीएल करती है कुकिंग कोल का और 40% सीसीएल उत्पादन करती है। कोयला उत्पादन में झारखंड दूसरे नंबर पे है, लेकिन रॉयल्टी और डीएमएफटी में नंबर 1 पे आता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला यहाँ पे पाया है। और इस नीति से नुकसान कैसे हुआ, हम लोगों ने देखा इस नीति से नुकसान ये हुआ कि जिस दर में कोयला यहाँ उपलब्ध था वही दर में कोयला अन्य राज्यों में भी उपलब्ध था। इसलिए जो फैक्ट्रियां झारखंड में लगनी चाहिए थी, जो फैक्ट्रियां बंगाल में लगनी चाहिए थी, जो फैक्ट्रियां आसाम में लगनी चाहिए थी वो यहाँ नहीं लगा। वो गुजरात, महाराष्ट्र, समुद्र तटीय क्षेत्रों में शिफ्ट हो गया। तो एक काला अध्याय जो झारखंड के लिए था, दूसरे राज्यों के लिए तो फायदा का बात हुआ, दूसरे राज्यों में तो फायदा हुआ, लेकिन विशेषकर झारखंड को काफी नुकसान सहना पड़ा। इसी तरह का अन्य जानकारी फिर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।